हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अगर आप आईफोन 16 खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। कंपनी ने यह फैसला प्लांट में शनिवार को लगी आग के बाद लिया। शनिवार सुबह इस प्लांट में धमाके के बाद आग लगने की जानकारी सामने आई थी। आग से प्लांट को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इस हादसे में कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जब फैक्ट्री में आग लगी तब तकरीबन 1500 कर्मचारी वहां काम पर थे। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। टाटा के इस प्लांट में आईफोन के बैक पैनल के साथ ही कई तरह की एसेसरीज बनाई जाती हैं। बता दें कि इस प्लांट में इस साल के अंत से आईफोन की असेंबलिंग भी शुरू की जानी थी। शेयर बाजार में आईपीओ की दमदार लिस्टिंग का दौर फिलहाल जारी है। सोमवार को बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मनवा फाइनेंस लिमिटेड का शेयर निर्गम मूल्य 120 रुपए से 25% उछाल के साथ सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर यह शेयर 25% उछाल के साथ 150 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ। बाद में ये 31.20% चढ़कर 157.45 रुपए पर पहुंच गया। वहीं एनएसई पर कंपनी का शेयर 20.3% के उछाल के साथ 145 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ। बाद में शेयर 26.87% की बढ़त के साथ 152.25 रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का वैल्यूएशन 791.02 करोड़ रुपए पहुंच गया। मनवा फाइनेंस लिमिटेड को आईपीओ की बोली के अंतिम दिन 223.12 गुना विदान मिला था। कंपनी ने 151 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 114 से 120 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया था। अगली खबर भी आईपीओ बाजार से जुड़ी है। टेमासेक होल्डिंग्स तथा टीपीजी समर्थित आई केयर सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर ने आईपीओ के जरिए करीब 3000 से 3500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक डॉक्यूमेंट्स दाखिल कर दिए हैं। आईपीओ दस्तावेज के अनुसार 300 करोड़ रुपए तक के नए शेयर और प्रमोटर्स तथा अन्य शेयर विक्रेताओं द्वारा 6.95 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश की जाएगी। मर्चेंट बैंकर्स के अनुसार आईपीओ का आकार 3000 से 3500 करोड़ रुपए आका गया है। सेबी में दाखिल दस्तावेज के अनुसार नए इशू से प्राप्त 195 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल कर्ज भुगतान के लिए किया जाएगा। इसके अलावा एक हिस्से का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर मोतियाबिंद और अन्य सर्जरी, परामर्श, निदान, गैर सर्जिकल उपचार तथा ऑप्टिकल उत्पादों, कॉन्टैक्ट लेंस, एक्सेसरीज की बिक्री और सेवाएं उपलब्ध कराती है। भारतीय बाजारों के लिए सोमवार का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और जापानी बाजार में कमजोर रुख के बीच सोमवार को घरेलू शेयर मार्केट में दिग्गज कंपनियों के शेयर में बिकवाली का जोर रहने से सेंसेक्स 1272 अंक फिसल गया और 84,299.78 पर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों के एक दिन में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सुहा हो गए। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 1314.71 अंक तक फिसलकर 84,257.14 पर आ गया था। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 368 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 25,810.85 अंक पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा दबाव रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक के शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, भारतीय स्टेट बैंक और टाटा मोटर्स में भी गिरावट का रुख दिखा। दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, टाटा स्टील, टाइटन और एशियन पेंट्स के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। भारतीय बाजार में गेहूं की कीमतें फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। बीते 2 हफ्ते से जारी कीमतों में तेजी सोमवार को भी जारी रही। सोमवार को गेहूं के भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल को भी पार कर चुके हैं। बता दें कि 18 सितंबर के बाद से गेहूं की कीमत 150 रुपए तक चढ़ चुकी है। 18 सितंबर को जहां दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 2841 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 30 सितंबर को गेहूं के भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए। बता दें कि खाद्य सचिव के एक बयान के बाद कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। 18 सितंबर को खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए गेहूं की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। मंत्रियों की एक समिति ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त 35 लाख टन गेहूं के लिए मंजूरी दी है। ये बढ़ा हुआ आवंटन मार्च 2025 तक जारी रहेगा।
पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तेजी से बढ़ने के बाद आज सोमवार को चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार के कारोबार में चांदी 2000 रुपये टूटकर 92,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले हफ्ते ये 94,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दूसरी ओर अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार सोना 78,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। लगातार 9 दिनों की तेजी के बाद शुक्रवार को सोने ने 78,300 रुपये प्रति 10 ग्राम का अपना सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर वायदा कारोबार में अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध 42 रुपये बढ़कर 74,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए। एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवरी चांदी का भाव 586 रुपये घटकर 90,812 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। सरकार ने घटिया सामान के आयात पर अंकुश लगाने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ किस्मों के पेंच यानी स्क्रू के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड लागू किए हैं। इस संबंध में DPIIT ने 17 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह होने पर ही स्क्रू के उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और स्टॉक करने की अनुमति दी जाएगी। इस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में कई तरह के पेचों के लिए 14 भारतीय मानकों की रूपरेखा दी गई है। हालांकि ये आदेश विदेशी विनिर्माताओं सहित बड़े और मध्यम स्तर के निर्माताओं के लिए अधिसूचना जारी होने के 6 महीने बाद लागू होगा। सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बयानों और विवादों के लिए लोकप्रिय अश्नीर ग्रोवर और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी भारत पे के बीच लंबे समय से चल रहा मामला निपट गया है। भारत पे ने सोमवार को एक बयान जारी करके कहा कि उसके पूर्व को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर किसी भी रूप से कंपनी से नहीं जुड़ेंगे और ना ही उनके पास कंपनी के कोई शेयर होंगे। ग्रोवर को मार्च 2022 में कंपनी के निदेशक मंडल ने भारत पे के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया था। तब से दोनों पक्ष लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। समझौते के बाद ग्रोवर के कुछ शेयर कंपनी के लाभ के लिए रेजिलिएंट ग्रोथ ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और उनके शेष शेयरों का प्रबंधन उनके फैमिली ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने दायर मामलों को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने यानी अप्रैल-अगस्त 2024 में केंद्र का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 27% रहा। लेखा महानियंत्र के आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा अगस्त के अंत तक 4.35 लाख करोड़ रुपए था। बता दें कि सरकार के खर्च और आय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में घाटा बजट अनुमान का 36% था। सरकार ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% तक लाने का अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा GDP का 5.6% था। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को 16.13 लाख करोड़ रुपए पर सीमित रखना है। आयकर विभाग ने 2023-24 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया है। आयकर विभाग ने एक परिपत्र में कहा कि आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में करदाताओं के समक्ष आ रही कठिनाइयों को देखते हुए समय सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर किया जा रहा है। लेखा एवं परामर्श कंपनी मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि कर ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण सरकार को समय सीमा को 7 दिन और बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। तो यदि मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।